आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 12वां पार्ट पानी की कहानी लेकर के आए हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि पानी की कहानी क्या है। पानी की कहानी का मुख्य विषय पानी का जीवन चक्र और उसकी प्राकृतिक यात्रा है। इस पाठ में लेखक ने यह दिखाया है कि किस प्रकार पानी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पृथ्वी पर जमीन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी की यात्रा में उसके ठोस, तरल और भाप रूप का वर्णन है। साथ ही यह भी बताया गया है कि पानी कैसे हमारे पर्यावरण, पेड़ पौधों और जीवों के लिए अनिवार्य है। यह कहानी पानी के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। तो चलिए पढ़ते हैं पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कहता है कि मैं भी आगे बढ़ा ही था कि बेर की जो झाड़ी थी उस पर से एक पानी की बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने आश्चर्य से देखा। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मैंने देखा उसकी बूंद कलाई पर पड़ी थी लेकिन धीरे से सरक कर मेरी हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। मैंने देखा वो रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बज रहा होगा। कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। मैंने देखा कि इधर उधर कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। फिर ध्यान से देखा तो बूंद के 2 कण यानी कि पानी की आवाज़ आ रही थी और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे और उसी पानी की आवाज़ मुझे आ रही थी क्योंकि वातावरण बहुत शांत था। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुनो सुनो सुनो। मैं चुप था। मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ लगाई है सुनो सुनो सुनो। फिर आवाज़ आई सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। मेरे मुख से निकल गया कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा जानता हूँ। तो उसने जानता हूँ। मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो मैंने कहा झूठी। मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है। तो बूंद फिर हिली मानो फिर मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। वो हिली जैसे उसे लगा कि जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। इससे उसे बड़ा दुख सा लगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। एकाएक पकड़ी गई। मैं कणों के हृदय को टटोलती फिर रही थी लेकिन एक दिन पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो तुम पेड़ देखते हो ना, उसने कहा वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वह ऊपर से इतना ही बड़ा नहीं है। पृथ्वी में से लगभग इतना ही बड़ा है। वह ऊपर से ही नहीं है, वो पृथ्वी के अंदर तक भी इतना ही बड़ा है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से ही खींच लेते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जब पानी जाता है तो क्या है, जड़ें पानी पीने अपने जीवन के लिए वो पानी चाहती हैं। पानी से ही तो पेड़ बड़ा होता है। तो वो उनमें से पानी ले लेती हैं, खींच लेती हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और कुछ तो पानी उसमें समा जाता है और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कुछ वो छोड़ देते हैं। तो वो बूंद भी उसी में से थी। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उसने कहा कि ये जो पेड़ खड़े हैं ना, ये मेरी वजह से हैं। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। उसने कहा मेरे जैसे ही बूंदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है तब ये पेड़ बड़े हुए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। मैं भूमि के खनिजों को मतलब भूमि के अंदर से जो खनिज निकलता है उसमें घुलाकर आनंद से घूमती हुई फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। जब जड़ों ने उसे पकड़ लिया तो उसे खींच लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है
और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे से को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, मतलब मेरे जैसी एक और बूंद थी, तो मेरा भाई जैसा ही लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। अब दूसरी बूंद और आ रही है तो उसके लिए उसे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों में से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचूंगी फिर मैं उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है। सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी, और मैंने देखा तुम्हें तो अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता भी तुम्हें ना छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जैसे सूर्य निकलेगा, जैसे पानी उड़ जाता है ना, वो आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। वो कहती है, मेरा जीवन है विचित्र घटनाओं से होकर निकला है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हें तनिक भी ना दुखेगा, मतलब तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ नहीं दुखेगा मेरी कहानी सुनते सुनते। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओजोन यानी कि ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। पहले वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वो गैसों के रूप में सूर्यमंडल में रहती थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह जो थे वो उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? मैंने पूछा। हैं ना, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा, वो जो तेजी से बढ़ते हैं ना, वो तो उन्हें क्या कहते हैं, धूमकेतु। तो वही बढ़ रहे थे। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था और वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। और मुझे याद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक जो क्रिया होती है उसी के कारण मैं उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया था। उन गैसों ने आपस में मिल गई थी तो उनका जो अस्तित्व था वो नहीं था, और उनके अस्तित्व से गंवाने के बाद मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। जब पानी भाप बन जाता है तो फिर वो बूंद का रूप ले लेता है ना। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था, अब और भी छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। मैंने देखा मेरे और भी साथी थे जो बर्फ बन गए थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने
उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। जैसे हम दाल में नमक डालते हैं ना, थोड़ा सा नमक बहुत सारी दाल, उसी प्रकार से बूंद का भी जीवन, मतलब बताया उसने कि 100-200 वर्ष तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उस दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, यानी कि बर्फ़ खुलने लगी थी। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उनका तरल शरीर पर हम फिसल चले। मैं कई मास यानी महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उनकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप भी मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है, परंतु अब यह ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, यानी कि समुद्र में भी जीवन है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शरीर को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ और ही भीतर तक पहुंच पाता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थीं और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई में और भी नीचे समुद्र की गहराई की तह पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल हैं, छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले बड़े बहुतायत में उगे हुए हैं, पेड़ बहुत उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। उन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि अब यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और मैं समुद्र के नीचे जल के नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति से वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखेंगे कि पृथ्वी में क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। वो लावा निकलता है ना पहाड़ों से, वही लावा कैसा होता है, गर्म होता है, तो वो हर चीज़ पिघला देता है, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतना प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊँचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगवा काँपे और देखते ही देखते उनका शरीर ओशोन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और भाग निकली।
हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर पृथ्वी की गर्भ में रह रहकर हिल रहा था। पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, मतलब लावा निकलने वाला था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, यानी कि ज्वालामुखी फट चुका था। अब हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। उस ज्वालामुखी के साथ हम भी बाहर आ गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही थीं। यह दृश्य देख बड़ा ही शानदार था और इसे देखने में हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन भी बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर जो था हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम रेत देखती हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई, एक नदी में जा कर के वो मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो ही उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई, मतलब पाइप के द्वारा वो खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी, फिर प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। तो इसे लिखा था रामचंद्र तिवारी जी ने। तो आपको ये पाठ अच्छा ही लगा होगा बच्चों, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।